हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक करने जा रहे हैं, बाल अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, सिद्धांत की बात करेंगे। और कल हमने क्लास ली थी विशिष्ट बालक की, जिसमें हमने विशिष्ट बालक का अर्थ परिभाषा पढ़ा था, प्रतिभाशाली बालक पढ़े थे, समस्यात्मक बालक पढ़े थे, मंद बुद्धि बालक पढ़े थे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिद्धांतों की, बाल अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत आएगा आपका, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत आ जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, और उसके बाद सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत आज हम लोग पढ़ेंगे और यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली बनकर के आता है। सतत विकास का सिद्धांत, रेखीय ना होकर के पेचदार विकास का सिद्धांत, पूर्वानुमानता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत। तो ये हम आज कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे और उसके बाद मानसिक विकास पढ़ेंगे कि बालक में मानसिक विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास। वेरी इंपॉर्टेंट और सुपर टॉपिक, सुपर इंपॉर्टेंट। छठवां आपको पता है कि 6 से 12 साल तक जो है बाल्यावस्था रहती है। तो छठवां वर्ष, सातवां वर्ष, आठवां वर्ष, नौवां वर्ष, किस वर्ष में बालक के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। सो जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख करके जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। देखिए, बाल अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत क्या हैं। आपको पता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी भी नहीं रुकता है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय सीमा के बाद वृद्धि नहीं होती है, लेकिन विकास क्या है, वह हमारा जन्म से कब्र तक जाता है ना, गर्भ से कब्र तक जाता है। जैसा कि गैरिसन ने लिखा हुआ है, गैरिसन ने कहा है, विकास अपने क्रम में कुछ नियमों का पालन करता है जिनको विकास के सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। किन किन नियमों का विकास अपने सीक्वेंस में चलते समय किन किन नियमों का पालन करता है, वो कौन कौन सी बातें हैं, उनको आज हम इन सिद्धांत के माध्यम से समझेंगे। देखिए, बालक के विकास की पहचान और विभिन्न अवस्थाओं में उसकी विशेषताओं और आवश्यकताओं को जानने के लिए विकास के सिद्धांतों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। जैसा कि पहला हमारे सामने है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। ये जो हमारा पहला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये बताता है कि बालक के जो भिन्न अलग अलग प्रकार के जो गुण हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं, गुथे हुए हैं, बंधे हुए हैं, संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास में एक प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। आपका शारीरिक विकास होता है, आपका मानसिक विकास होता है, भावनात्मक विकास, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। दो सभी का आपस में क्या है, संबंध है। भाई, बालक का अगर शारीरिक विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है मेंटल डेवलपमेंट भी होगा। अगर बालक का शारीरिक विकास नहीं हो रहा है तो मानसिक विकास पर भी फर्क पड़ेगा, मानसिक विकास भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, है ना। मान लिया बालक जो है बढ़ नहीं पा रहा है, उसका शरीर नहीं बढ़ रहा है, तो मानसिक विकास भी इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर शारीरिक विकास बहुत अच्छे से हो रहा है, शरीर अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बालक का जो मानसिक है, जो मेंटल है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होगा। बालक के जब किसी एक गुण में विकास होता है तो अन्य गुणों का विकास भी उसी अनुपात में होता है। एक जो है अनुपात में होता है, यानी कि एक बहुत ज्यादा हो गया, एक बहुत कम हो गया, है ना। जैसे जन्म के समय बालक का जो सिर होता है वो काफी बड़ा होता है और उसके जो हाथ पैर होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे उसका शरीर ग्रोथ करता है तो क्या है कि ये क्या सिर बराबर उसका बढ़ता रहता है, नहीं, फिर उसका शरीर भी बढ़ता है और सिर भी एक सीक्वेंस, एक अनुपात में धीमे धीमे बढ़ता है, यानी कि बाद में उसका पूरा शरीर एक क्या है, पूरी तरीके से एक निश्चित आकार और शेप में आ जाता है ना। तो बालक के ठीक है अन्य गुणों अनुपात में होता है। जैसे उदाहरण के साथ में तीव्र बौद्धिक विकास वाले बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। जो तीव्र बौद्धिक विकास वाले हैं बच्चे, जिनका बौद्धिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, तो उनका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है।
तीव्र और मंद बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास भी मंद गति से होता है। अभी बताया था ना, जो मंद बुद्धि के बालक हैं उनका अगर शारीरिक विकास धीमे हो रहा है तो मानसिक विकास भी धीमे होगा। तो इस सिद्धांत में आपने समझा कि जितने भी बालक का जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास होता है उनमें एक दूसरे से संबंध होता है। देखिए बहुत आसान भाषा में याद हो जाएगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है कि बालक का जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास होता है उनमें आपस में संबंध पाया जाता है। अगर बालक का शारीरिक विकास अच्छे से हो रहा है तो उसका मानसिक विकास भी बेहतरीन तरीके से होगा। अगर शारीरिक विकास धीमे हो रहा है तो मानसिक विकास भी धीमे हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात अगर आप याद रखेंगे तो फिर पूरी कहानी आप लिख पाएंगे, है ना, पूरी हेडिंग आप बना करके लिख देंगे। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास का क्रम तो समान रहता है लेकिन विकास की गति में भिन्नताएं पाई जाती हैं, अर्थात उनकी वृद्धि एवं विकास व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए होता है। सभी बालकों में शारीरिक और मानसिक विकास की अपनी एक स्वाभाविक गति होती है ना। ऐसा नहीं कि जो है कि किसी बच्चे में बहुत ज्यादा विकास हो गया, किसी में नहीं हुआ। एक क्या है, उनकी अपनी एक स्वाभाविक गति से होता रहता है। ये आवश्यक नहीं है कि एक निश्चित अवधि में सभी बालकों में विकास भी समान गति से ही हो। बालक और बालिकाओं में भी विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। कई बार जो है गर्ल्स और बॉयज में अगर एक साथ उनका जन्म हुआ हो तो कई बार ऐसा लगता है कि जो गर्ल्स है उसका जो है शारीरिक विकास जल्दी हो गया है और वहीं पर जो बॉय है उसका धीमे हुआ है। तो ये भी भिन्नता देखने को मिलती है। डगलस और हॉलैंड के अनुसार विकास की यह भिन्नता व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में बनी रहती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 3rd नंबर पॉइंट के साथ में। देखिए वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। देखिए चलिए वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योग होता है। बालक को जैसा वंशानुक्रम मिल रहा है, जैसा उसकी फैमिली है ना, जिस प्रकार का उसको वातावरण मिलेगा बालक उसी प्रकार से ग्रोथ करेगा, चाहे उसका शारीरिक ग्रोथ हो या मेंटल डेवलपमेंट हो। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो गुण उसको अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से मिलते हैं, अपने पूर्वजों से मिलते हैं, वह उनके आधार पर ग्रोथ करता है। वातावरण यानी कि जिस प्रकार का उसको समाज मिलता है, जिस प्रकार का रहन सहन खान पान होता है, उसके बेस पे बालक ग्रोथ करता है। वंशानुक्रम में व्यक्ति की जन्मजात विशेषताएं प्रखर होती हैं, यानी कि वंशानुक्रम में जो विशेषताएं आप अपने साथ ले करके आए हैं वो वंशानुक्रम में आ जाती हैं। वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण व्यक्ति के मौलिक स्वभाव और उसके जीवन चक्र की गति को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। वातावरण में वे सब समस्त बाहरी परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं जो मानव व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जैसा कि स्किनर कहते हैं, वंशानुक्रम विकास की सीमाओं का निर्धारण करता है और वातावरण व्यक्ति की मौलिक शक्तियों को प्रभावित करता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण जहां भी होंगे ये दोनों क्या चलेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, और अगर आपका कहीं पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ जाए, वहां पे वंशानुक्रम, केवल वंशानुक्रम लिखा हो, केवल वातावरण लिखा हो, तो नहीं, वंशानुक्रम वातावरण जब दोनों साथ में होंगे तभी हमारा आंसर राइट होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण बराबर भूमिका निभाते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, इसमें देखिए गैसेल और हरलॉक द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो गैसेल और हरलॉक ने। एक जाति के जीवों में विकास का क्रम एक समान पाया जाता है। कहने का मतलब ये कहते हैं कि जैसे अगर मनुष्य हैं तो उनमें जो विकास है वो एक क्रम में मिलेगा, समान पाया जाता है। जानवरों में उनके हिसाब से मिलेगा, हाथी है उसमें उसके हिसाब से, पशु पक्षियों में उनके हिसाब से। ठीक है, उदाहरण के लिए सभी बालकों का जन्म के बाद विकास जो है वो सिर से पैरों की ओर होना,
भाई जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर जैसे एक बालक है जिसका सिर से पैर की तरफ हो रहा है, दूसरा बालक कहीं जन्म लिया वो पैर से सिर की ओर हो रहा है, ऐसा नहीं है। बालक का गत्यात्मक एवं भाषा संबंधी विकास भी एक निश्चित क्रम के अनुसार ही होता है। गैसेल ने बताया कि कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते, लेकिन उनके विकास का क्रम समान होता है। आपको सभी पता है कि सभी हम सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन डेवलपमेंट सब में अलग अलग हो सकता है। किसी का शरीर जल्दी ग्रोथ कर सकता है, किसी का धीमे करता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई दुबला पतला रह जाता है। हरलॉक के अनुसार प्रत्येक मनुष्य एवं पशु अपनी जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। बात समझ में आई? चलिए, फिफ्थ वन है सामान्य से विशिष्ट की ओर देखिए कैसे बढ़ते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सबसे पहले सामान्य अनुक्रिया होती है। चाहे बालक के डेवलपमेंट का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सबसे पहले क्या है, एक जनरल एक्टिविटी होती है। बाद में विशिष्ट अनुक्रियाएं क्या होती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं। हरलॉक इस सिद्धांत के समर्थक थे। ओके, जन्म के बाद प्रारंभ में किसी वस्तु को पकड़ने के लिए बालक शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करता है। आपको पता है, छोटा बच्चा है वो, है ना, उसको अगर आप कोई भी चीज पकड़ने के लिए देंगे तो वो हाथ भी चलाएगा, पैर भी चलाएगा, मुंह भी फाड़ेगा, वो है ना, मुंह भी खोलेगा। मतलब वो अपने दोनों हाथ पैरों से उस चीज को पकड़ना चाहता है। वो नहीं जानता है कि प्रॉपर तरीके से कौन सा अंग यूज करना है इस चीज को पकड़ने में। लेकिन क्या हम लोग ऐसा करते हैं किसी चीज को पकड़ने के लिए? हाथ पैर क्या सब लोग सब चीजें लगाते हैं? नहीं। लेकिन बड़े होने पर उसी अनुक्रिया के लिए वह अंग विशेष का प्रयोग करना शुरू कर देता है कि इस चीज को हाथ से पकड़ना है, इस चीज को जो है मुंह में खाना है, इस चीज को पैर यूज करना है। इसमें हर एक अंग का वो अलग तरीके से प्रयोग सीख जाता है ना। लेकिन बचपन में उसको नहीं पता होता। शारीरिक विकास की ही तरह संवेगात्मक अभिव्यक्त करने के लिए भी छोटा बच्चा केवल सामान्य संवेगात्मक उत्तेजना प्रदर्शित करता है। भय, प्रेम, क्रोध जैसे संवेगों की स्पष्ट अभिव्यक्ति मानसिक विकास के होने के पश्चात ही होती है। प्रेम, भय हो गया, प्रेम हो गया, क्रोध, ये जो संवेग हैं हमारे, इनकी यानी कि क्लियर स्पष्ट अभिव्यक्ति कब होती है? मानसिक विकास होने के पश्चात ही। जब तक मानसिक विकास नहीं होगा तब तक ये भी चीजें अपने चरम विकास पर नहीं पहुंच पाएंगी। विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत देखिए। इस सिद्धांत को केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्र से परिधि की ओर। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शरीर का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस विकास को मस्तकाधोमुखी या सिरपुच्छीय दिशा कहा जाता है। सुनिए मेरी बात, ये बात हमने अभी पीछे भी पढ़ी थी कि जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि यहाँ पे अलग दिया है वहाँ पे अलग दिया है, नहीं। विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ ही होगा। बात यह है कि इसको मनोवैज्ञानिकों ने दूसरा नाम दे दिया है मस्तकाधोमुखी। क्या नाम दे दिया है? मस्तकाधोमुखी। ये आपका टेट सीटेट में बढ़िया तरीके से पूछा जाता है। सिरपुच्छीय दिशा भी इसको कहते हैं। ओके, सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन भी आप याद रख सकते हैं, जिसके अनुसार पहले शिशु का सिर, है ना, फिर धड़, उसके पश्चात उसके हाथ पैरों का विकास होता है। मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया हुआ है कि पहले सिर बनेगा, फिर उसके बाकी हाथ पैर पहले उसका फिर धड़ बनेगा, फिर हाथ पैर बनेंगे, इस प्रकार से, है ना। उदाहरण के लिए, अपने जीवन के पहले सप्ताह बालक मात्र अपने सिर को उठा पाता है। पहले 3 महीने में वह अपनी आंखों की गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है ना। जो बालक के जन्म के पहले 3 महीने होते हैं वो अपनी आइज पर कंट्रोल करना सीख जाता है। 6 महीने में वह अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है। 9 माह में सहारा लेकर, और जब बालक 9 महीने का होता है तो फिर वो सहारा लेकर के बैठना शुरू कर देता है। पीछे कुछ तकिया उकिया लगा दो तो बालक उसके सहारे बैठ जाता है। जब वो 12 महीने का होता है, यानी कि 1 साल का बच्चा हो रहा है, तो वह स्वयं बैठने और घिसट कर चलने लगता है ना, क्रॉलिंग करने लगता है नीचे, है ना। 1 वर्ष का पूरा होने पर वह अपने पैरों पर नियंत्रण करके खड़ा होने लगता है।
जो बालक जन्म के पहले सप्ताह में मात्र अपने सिर को उठा पाता था, 1 वर्ष के बाद वह खड़ा होने और 18 महीने के बाद चलना शुरू कर देता है। ठीक है, बात समझ में आई। इस विकास के अब देखिए सतत विकास का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। क्लास समझ में आ रही होगी, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, मतलब यहां से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सतत विकास का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार विकास का क्रम गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक निरंतर चलता रहता है। जो सतत विकास का, मैंने कहा ना कि विकास क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये आपका गर्भावस्था से यानी कि गर्भ से जो है कहां तक जाता है, गर्भ से कब्र तक जाता है। ठीक है, यानी जब तक आप इस दुनिया से विदा नहीं लेंगे तब तक आपके अंदर विकास होता रहेगा। कहने का मतलब है हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वही हमारा विकास है। ठीक है, मैं कल कितना जानता था, मैं आज कितना जानता हूं, मैं कल कितना जानूंगा, है ना। मतलब आप भी आज इस क्लास को जानने, आज इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप कितना सीख जाएंगे, आप विकास के बारे में सीख जाएंगे, किस तरीके से विकास होता है। ये क्या है, ये आपके अंदर डेवलपमेंट होगा, आप इस समझ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, समझदार हो जाएंगे, है ना। ये हमारा विकास निरंतर चलता रहता है, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलता है। बालक के जन्म के शुरुआती 3-4 साल में विकास की प्रक्रिया तीव्र होती है, लेकिन ये चीज है कि पहले 3-4 साल में बच्चा बहुत तीव्र गति से उनमें डेवलपमेंट हो रहा होता है, जो बाद में मंद होती जाती है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक स्किनर के अनुसार किसी भी व्यक्ति में आकस्मिक कोई परिवर्तन नहीं होता, अचानक से तो कोई परिवर्तन नहीं होता कि भैया रात में बढ़िया खा पी के सोए थे और जो है हम इतना हमें नहीं पता था और एक दिन सुबह उठे तो हमारे अंदर बहुत डेवलपमेंट हो गया, हम तो बहुत विकास हो गया हमारे अंदर। ये नहीं होता, कभी अचानक नहीं होता, धीमे धीमे होता है ना, सतत चलता है। उदाहरण देखिए, दांतों का विकास भ्रूणावस्था से प्रारंभ होता है, जो जन्म के 6 महीने बाद ही मसूड़ों से बाहर निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन जो है संडे को निकले और अगले मंडे को क्या हो गया, दांत गिर गए, ये नहीं है, है ना। एक सतत प्रक्रिया चलती है। सतत विकास का सिद्धांत आपको याद हो गया। रेखीय ना होकर के पेचदार विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है, व्यक्ति में, जस्ट मोमेंट प्लीज, व्यक्ति में विकास एक रेखा के रूप में सीधा ना होकर के क्या है, पेचदार होता है ना। विकास एक सीधी रेखा में ना होकर के कई कड़ियों में क्या होता है, विभक्त होता है, बटा हुआ होता है, जो आगे पीछे बढ़ते हुए परिपक्वता को प्राप्त करता है। विकास के कई पहलू होते हैं और उनके विकसित होने की गति और प्रक्रिया भी क्या है, विशेष होती है। पूर्वानुमानता का सिद्धांत देखिए, व्यक्ति में विकास का क्रम समान रहता है ना, रट गई हमको लाइन ये, लेकिन उसकी गति क्या है, भिन्न भिन्न होती है। फिर भी मनोवैज्ञानिक बालकों पर परीक्षण करके उनके शारीरिक और मानसिक विकास के बारे में क्या है, भविष्यवाणी कर सकते हैं। इससे व्यक्ति की रुचि एवं व्यवहार का क्या है, अनुभव कर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है। ओवेन ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि तर्क एवं बौद्धिक प्रक्रियाओं में विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है। विकास क्रम का सिद्धांत देखिए, व्यक्ति का विकास एक निरंतर एवं सीक्वेंस में चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कई अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, जिनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। विकास की सभी अवस्थाओं में क्या है, संबंध पाया जाता है। शुरुआत में पहला संबंध, सह संबंध का सिद्धांत जो पढ़ा था उसमें भी यही लाइन लिखी थी कि जितनी भी उसकी अवस्थाएं होती हैं, जितना भी विकास होता है, उनमें आपस में एक दूसरे में क्या है, संबंध पाया जाता है। सामाजिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, है ना, इनमें क्या है आपस में, या भावनात्मक हो, आपस में संबंध पाया जाता है। फिर भी उनके लक्षणों के आधार पर उनको अलग अलग किया जा सकता है। बालक का विकास प्रतिमान सामान्य होता है और विकास की प्रत्येक अवस्था आगे आने वाली अवस्था के लिए आधार प्रस्तुत करती है, यानी कि बेस होती है उसके लिए। विकास की इस प्रक्रिया में प्रत्येक अवस्था के अनुभवों का विशेष महत्व होता है, जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। सो डियर फ्रेंड, ये थे हमारे विकास के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट सिद्धांत, और यहाँ से आपको पेपर मिलने वाला है।
तो आगे बढ़ जाते हैं और हम आपको अब देखिए यहाँ पे अब आप नया चैप्टर मत समझना, इसको जस्ट मोमेंट, इसको आप इस पे ध्यान नहीं देना है कि ये सर चैप्टर 10 पढ़ा रहे, नहीं, मैं आपको अब बाल्यावस्था में मानसिक विकास समझाने जा रहा हूँ। और ये सब आप कुछ लोग पूछते हैं, कई कमेंट आते हैं सर आप किस बुक से पढ़ाते हो। प्यारे दोस्तों, मेरे पास एक बुक नहीं है, जहाँ से जो चीज़ मुझे इजी मिलती है, आसान भाषा में मिलती है, मैं उसको वहाँ से उठा लेता हूँ। मेरे पास 1 2 3 4 5 एक सब्जेक्ट की 5 5 6 6 बुक्स हैं, ठीक है, क्योंकि पहले पढ़ता रहा, उसके बाद 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो हमें तो कंटेंट आसान से आसान भाषा में बच्चों को देना होता है, तो कई सारी बुक्स जो है इकट्ठा करनी पड़ती हैं। हर एक राइटर की बुक, जो अच्छे अच्छे राइटर हैं उनकी बुक इकट्ठा करनी पड़ती है। मुझे जहाँ से जो अच्छा कंटेंट मिलता है आसान भाषा में, मैं वहाँ से उसको समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। मानसिक विकास को थोड़ा समझ लेते हैं। मानसिक विकास, अब इससे पहले जो कंटेंट आप पढ़ रहे थे वो दूसरी बुक से है, ये आपको दूसरी बुक से मिल रहा है, ठीक है। मानसिक विकास दिया उसमें भी है, लेकिन उसमें इतना आसान नहीं दिया हुआ था, इतना इजी लैंग्वेज में। मानसिक विकास मानव की विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, उसकी मानसिक योग्यताएं, क्षमताएं बढ़ती भी जाती हैं। और भाई जिस प्रकार से बालक बड़ा होगा, शारीरिक विकास होगा, तो जाहिर सी बात है वो सीखता जाएगा, मानसिक विकास उसका बढ़ता जाएगा, उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी और वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में समर्थ होने लगता है। जिन चीज़ों के बारे में, जिन छोटी छोटी बातों को बालक पहले नहीं सॉल्व कर पाता था, वो उसको सुलझाने में समर्थ हो गया है। इस प्रकार उसके मानसिक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। बालकों को सुचारू शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके मानसिक विकास को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। देखिए, बाल्यावस्था में मानसिक विकास को समझिए। आपको पता है बाल्यावस्था हमारी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था मानसिक विकास, बाल्यावस्था की अवस्था होती है, 6 से 12 वर्ष। अब इसमें एक एक वर्ष के बारे में जानते हैं कि एक एक वर्ष बाद बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं। जैसे 6वां वर्ष जो होता है, यहाँ पे बालक की बुद्धि एवं मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो चुका होता है। वह सार्थक प्रश्नों का सही उत्तर देने लगता है। अगर उसके हिसाब से हम 6 साल के बच्चे के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा बच्चा है, तो उनका आंसर वो दे देता है। स्मरण शक्ति एवं कल्पना शक्ति का पर्याप्त विकास, यानी कि अब वो चीज़ों को याद रख सकता है। इमेजिनेशन भी थोड़ी बहुत कर सकता है। भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग वो करने लगता है ना। अब बहुत ज़्यादा वो हकलाता तो तुलाता नहीं है, ठीक ठीक से यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ करता है। जब बालक 7वें वर्ष में पहुँचता है, यहाँ पे बालक छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर लेता है। अब वो अगर कोई बात कहीं पे हुई है, कोई घटना हुई है, तो उसको थोड़ा बहुत वो समझा लेगा कि वहाँ पे क्या बात हुई है, यानी हमारे समझ में बात आ जाएगी। वस्तुओं में समानताएं और अंतर बता देता है कि इन दोनों में क्या समानता है और इसमें क्या असमानता है। संदेश ला एवं ले जा सकता है। अगर किसी को कोई बात कहलवानी है, भिजवानी है, तो हम कह देंगे बेटा उसको ऐसे कह देना, है ना, ये चीज़ दे देना। ये भी बालक कर सकता है। 8वें वर्ष में जब बालक पहुंचेगा, तो 8वें वर्ष में बालक छोटी छोटी सामान्य समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित कर लेता है। कहानियां, कविताएं भी उसको याद होने लगती हैं। जब बालक 9 साल में पहुंचता है, तो बालक समय, दिन, तारीख, वर्ष, ये सब बताने लगता है कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सा वर्ष है। ये सब उसको क्लियर हो जाते हैं। उसे सिक्कों का ज्ञान हो जाता है। ये 1 रुपया है, ये 2 रुपया है, ये अठन्नी है ना, जो कि बंद हो गई। तो इन सब चीज़ों को बालक समझ लेता है। ये 5 का सिक्का है, ये 20 का सिक्का है, ये सब चीज़ें बालक यहाँ पे कॉइन्स को समझ लेता है। बालक को रुपए पैसे गिनना, जोड़ना घटाना, समय, दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि, ये सब, इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। थोड़े बहुत पैसे वैसे वो गिन लेता है। जब बालक 10वें वर्ष में पहुंचता है, तो यहाँ पे बालक द्रुत गति से बोलने लगता है। 3-4 मिनट में 60-70 शब्द कह सकता है। यानी यहाँ पे उसकी स्पीड ठीक ठाक होने लगती है। भाई बालक भी तो यहाँ 10 साल का हो गया। रोज यानी कि दैनिक जीवन के नियमित कार्यों को स्वयं करने में सफल हो जाता है। जो भी उसकी रोज की दैनिक जीवन, जो प्राकृतिक काम होते हैं, वो सब अपने आप कर लेता है। वह सही ढंग से निरीक्षण और तार्किक चिंतन करने लगता है। अब वो बालक यहाँ पे समझदार हो रहा है। 10 साल का बच्चा है। अब हम देखेंगे कि 11 साल का बच्चा क्या करता है। देखिए, लगभग 6 अंक आगे की ओर, लगभग 4 अंक पीछे की ओर उल्टी गिनती और पुनरावृत्ति वो कर सकता है।
छोटा बहुत गद्यांश पढ़ करके उसका सारांश भी बता सकता है ना। छोटी छोटी वस्तुओं घटनाओं की तुलना कर सकता है, किसी घटना का कारण बता सकता है कि आखिर ये घटना हुई तो हुई क्यों, इसका रीजन क्या है। इन सब चीजों में बालक थोड़ा बहुत मैच्योर हो जाता है। 12वें वर्ष में जब बालक पहुंचता है और ये वो लास्ट स्टेज है जिसके बाद बाल्यावस्था खत्म होती है और इसके आगे किशोरावस्था शुरू होती है जो कि 13 से 18 वर्ष तक की होती है। चलिए 12वें वर्ष में बालक को समझते हैं। बालक में तर्क और समस्या को हल करने की योग्यता का विकास हो जाता है। वह विभिन्न परिस्थितियों की वास्तविकता जानने का प्रयत्न करता है। कठिन शब्दों की व्याख्या करने, छोटी छोटी बातों का कारण बताने की क्षमता का विकास भी उसके अंदर हो चुका होता है। विवेक में वृद्धि हो जाती है, दिमाग उसका बढ़ जाता है, जिससे वह दूसरे बालकों को सलाह भी देने लगता है, बेवकूफ भी बनाने लगता है ना। वह देखी हुई वस्तु या घटना के बारे में 75% तक बातें वो बता सकता है, यानी कि 75% वो सही बता सकता है अगर उसने कोई बात देखी है, कहीं पर कोई घटना देखी है तो। बाल्यावस्था के दौरान बालक बालिकाओं की ज्ञानेंद्रियां परिपक्व हो जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन क्लास के साथ।